नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेस में। मैं बीपी सैनी स्वागत करता हूं आपका आज की नई क्लास बायोटेक्नोलॉजी थर्ड क्लास में। इससे पहले हमारी 2 क्लासेज हो चुकी है जो कि आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो आप उनको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको कॉपी और पेन लेकर राइट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ जैसे मकान बनाने के लिए या किसी बाइक को सुधारने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है, वैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जितनी भी क्रियाकलाप करने होते हैं उनके लिए बायोलॉजिकल टूल्स की आवश्यकता होती है। टूल्स मतलब सामान, औजार, जिससे वो पूरी टेक्निक समझी जाएगी या परफॉर्म की जाएगी, या हम बायोटेक में उसका यूज करते हैं। तो आरडीएनए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ टूल्स चाहिए। टूल्स मतलब सामान जो कि बायोलॉजिकली होंगे। देखिए कौन कौन से टूल्स चाहिए हमें। सबसे पहले देखो, एंजाइम, डिफरेंट टाइप के एंजाइम यहाँ पर यूज होंगे। डिफरेंट टाइप के एंजाइम यहाँ पर यूज होंगे। किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। आप पहले एंजाइम पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें और भी टूल्स है, जैसे कि वेक्टर है, पैसेंजर डीएनए है, और भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आएगी आगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम होते हैं। तो हम पहले एंजाइम पढ़ते हैं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले उसमें कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी या जिनसे हम काम करेंगे, वो कौन कौन से एंजाइम इसमें उपयोगी है। और ये एंजाइम ऐसे भी उपयोगी है, इनको साधारणतः एंजाइम चैप्टर में भी हमें ध्यान रखना होता है। ये बायोलॉजी के बेसिक्स हैं, तो याद रखना। एंजाइम्स हमें चाहिए आरडीएनए में बेसिकली कौन से चाहिए? पहले चाहिए हमें लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम का मतलब होता है गलाने वाले एंजाइम। तो किसको गलाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि हमें किसी भी जीन को या डीएनए को सेपरेट करके निकालने के लिए पहले सेल ही बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेसिक यूनिट होती है, सबसे माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म। विदाउट सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता। कोई यूनिसेलुलर होता है, कोई मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन उसमें सेल जरूर होती है। ठीक है, तो हमें एंजाइम की मदद से पहले तो सेल को गलाना होगा, और गलाने वाले एंजाइम, लाइसिस करने वाले एंजाइम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लाइसिंग एंजाइम। ठीक है, अब वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम है। अब हम किस सेल को गलाना चाहते हैं, उस सेल के अकॉर्डिंग ही वो एंजाइम होंगे, उनका नाम होगा। जैसे कि आपको पता है किसी भी एंजाइम के पीछे ASE क्या लगता है? एक सफिक्स लगता है। ठीक है, प्रत्यय लगता है ASE, जिसमें एज लग जाए वो क्या होता है? एंजाइम होता है। माना कि हमें किसी सेल को गलाना है, तो सबसे पहले प्लांट सेल होगी तो उसकी सेल वाल गलानी पड़ेगी। अगर एनिमल सेल होगी तो एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है, केवल क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करना पड़ेगा। अगर मान लो हमें बैक्टीरिया की सेल गलानी है, देखो अब यहाँ मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। एंजाइम हमेशा याद रखने हैं। पहले लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो किसको गलाता है? बैक्टीरियल सेल को। ये बैक्टीरिया की सेल वाल को क्या करता है? लाइसिस करता है, गला देता है, ताकि बैक्टीरिया के अंदर से मटेरियल को निकाला जा सके। तो लाइसोजाइम डालो बैक्टीरिया पे तो बैक्टीरिया की सेल वाल डिजोल्व हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा, उसमें से कुछ भी सेपरेट कर सकते हो अंदर वाले जो भी इंग्रेडिएंट हैं। ऐसे ही लाइसोजाइम एंजाइम का एक और मैं आपको बताता हूँ। अपने जो आंसू होते हैं, मनुष्य के आंसू, उनमें कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। क्योंकि बैक्टीरिया अगर आंखों में चला जाएगा तो वहाँ पे लाइसोजाइम प्रेजेंट है टीयर में, तो वो बैक्टीरिया को मार डालेंगे। तो वो भी इसी बेस पे काम करते हैं कि वो एंजाइम की सेल, वो बैक्टीरिया की सेल वाल को गला देते हैं। उसके अलावा अगर हमें प्लांट सेल को डिग्रेड करना है, प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल में सबसे पहले क्या होती है? सेल वाल होती है। तो सेल वाल को तोड़ना पड़ेगा। सेल वाल किससे बनी होती है? प्लांट की सेलुलोज से और पेक्टिन से। पेक्टिन से बनी रहती है क्या? मिडिल लेमिला। जो प्लांट की 2 सेल होती है, ठीक है, प्लांट की 2 सेल होती है, उनके बीच में एक मिडिल लेमिला पाई जाती है। ठीक है, बीच में मिडिल लेमिला पाई जाती है, मध्य पटलिका जिसको बोलते हैं। वो बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की। और पेक्टेट को गलाने के लिए पेक्टिनेज, यानी पेक्टेट भी क्या होता है? पेक्टिन से बना होता है। तो पेक्टिन को डिसॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? पेक्टिनेज एंजाइम। तो मिडिल लेमिला को गलाता है पेक्टिनेज,
और सेलुलोज से बनी हुई सेल वाल को गलाता है सेलुलेज। तो ये सेलुलेज और पेक्टिनेज किसकी सेल वाल को डिग्रेड करने में काम आएंगे? प्लांट सेल की सेल वाल को डिग्रेड करने में काम आएंगे। इसके अलावा अगर हमें किसी फंगस की सेल को गलाना है, उसमें से कुछ निकालना है, लेना है, सेपरेट करना है, तो उसकी सेल वाल को गलाना पड़ेगा। काइटिनेज एंजाइम होता है वो किसकी? फंगस की सेल वाल को गलाता है। क्योंकि फंगस की सेल वाल किसकी बनी होती है? काइटिन की। उसी आधार पर ये नाम है, काइटिन की सेल वाल बनी होती है फंगस की। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि सभी फंगस की सेल वाल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, केवल एक ग्रुप को छोड़ के। ओमाइसीटीज की जो सेल वाल होती है वो काइटिन की ना बनकर सेलुलोज की बनी होती है, केवल वही एक्सेप्शन है, वो प्लांट पैथोलॉजी वाले में बताऊंगा। ओमाइसीटीज फंजाई की सेल वाल किससे नहीं बनी होती? काइटिन से नहीं बनी होती। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। बाकी समस्त जितनी भी फंगस है उन सब की सेल वाल किससे बनी होती है? काइटिन से। और काइटिन को गलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? काइटिनेज। देखो काइटिन तो आ गया, एज लगा दो। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर एनिमल की सेल को गलाना है, एनिमल की सेल को डिग्रेड करके उससे कुछ जीन प्राप्त करनी है, डीएनए प्राप्त करना है, तो गलाना तो पड़ेगा। ये तो टूल्स है अपने गलाने वाले। तो एनिमल सेल में सेल वाल होती नहीं है, क्योंकि प्लांट सेल ही सेल वाल होती है, क्योंकि प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एनिमल सेल में क्या नहीं होती है? सेल वाल नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन आपको पता है फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो लिपिड और प्रोटीन को हमें तोड़ना पड़ेगा। प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम और लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज और प्रोटीज एंजाइम किस सेल को गलाने के लिए काम आएंगे? एनिमल सेल को, काइटिनेज फंगस वाली को, पेक्टिनेज और सेलुलोज प्लांट सेल को, और लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल को गलाने में काम आएंगे। तो ये एंजाइम का पहला ग्रुप हुआ लाइसिंग एंजाइम। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए हमें लाइसिंग एंजाइम का हमें सब कुछ मिल चुका है। लाइसिंग एंजाइम के हमने प्रकार पढ़ लिए, ये वाले एंजाइम चाहिए। अब एक मैं आगे पढ़ाऊंगा जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये कभी भी यूज करूंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं बोलूंगा बैक्टीरिया सेल को तो लाइसोजाइम, जैसे प्लांट सेल को तो सेलुलोज। ये गल गया है, मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा कि हमने इस सेल को गला दिया है, अब इसमें से कुछ सेपरेट कर लिया, तो वो गला दिया है मतलब वो एंजाइम यूज कर लिए टूल से। इसके अलावा दूसरा ग्रुप, एक ग्रुप तो हो गया तुम्हारे पास लाइसिंग एंजाइम का, इसमें ये 5-6 एंजाइम है, ये आ चुके हैं। इसके अलावा दूसरे एंजाइम का ग्रुप, अभी हम टूल्स पढ़ रहे हैं और टूल्स में केवल एंजाइम पढ़ रहे हैं। एंजाइम में पहला ग्रुप हुआ है लाइसिंग, इतने प्रकार के लाइसिंग एंजाइम। ठीक है, जो किस किस सेल को गलाएंगे। अब देखो दूसरा ग्रुप हो जाएगा तुम्हारे पास क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम मतलब काटने वाले एंजाइम, बीच में से, साइड में से, किसको काटने वाले? डीएनए कटिंग, फॉर डीएनए कटिंग। देखो सेल गला दी है हमने, अब सेल गलाने के बाद हमें अंदर से डीएनए को भी कट करना है ना। डीएनए तो बहुत बड़ा फ्रेगमेंट है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ क्रोमेटिन है। तो डीएनए को निकालना है काट के, या किसी भी डीएनए को कट करना है, तो डीएनए को कट करने वाले यानी भेदने वाले, काटने वाले एंजाइम क्या बोलते हैं? क्लीविंग एंजाइम या क्लीवेज एंजाइम। ठीक है, तो ये क्लीविंग एंजाइम है। अब देखो क्लीविंग एंजाइम किसके लिए काम होते हैं? डीएनए की कटिंग के लिए, डीएनए को काटने के लिए। अब इसके भी टाइप हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब सर ये नाम कहाँ से आए? तो न्यूक्लिक का डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक जो वर्ड है ये तो डीएनए आरएनए से आ गया न्यूक्लिक, और एक्सोन्यूक्लियस मतलब ऐसा ग्रुप है ये एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब होता है बाहर, एंडो इसका जस्ट अपोजिट है, एंडो मतलब होता है अंदर। तो न्यूक्लिएज यानी न्यूक्लिक एसिड में एज लगा हुआ है, मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटेंगे एंजाइम है। और एक्सोन्यूक्लिएज मतलब न्यूक्लिक एसिड को हेक्सो यानी बाहर से काटने वाले एंजाइम। और ये दूसरा टाइप है एंडोन्यूक्लिएज, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड यानी बेसिकली डीएनए की बात करें तो डीएनए को अंदर से काटने वाले एंजाइम। तो क्लीविंग एंजाइम में बेसिकली दो टाइप है, एक है एक्सोन्यूक्लियस, एक है एंडोन्यूक्लियस। जिसमें एक्सोन्यूक्लियस हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने यहाँ पर चर्चा इसलिए कर ली क्योंकि ये दो टाइप के हैं। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? कट फ्रॉम द एंड, जैसे डीएनए बनाया मैंने यहाँ पे डीएनए, इसको यहाँ से कोनों से यानी एंड से काटेगा। जैसे इतना लंबा डीएनए है, ये डीएनए अपने पास, तो यहाँ से काटेगा कट करके, तो ये बाहर से काट रहा है इसलिए एक्सोन्यूक्लियस। ये कहाँ से काटता है?
एंड से काटता है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस मतलब जो अंदर से काटेंगे वो वाले एंजाइम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारे पास है। देखो ये कहाँ से काटता है, कट फ्रॉम मिडिल, ये मिडिल से काटेगा। किसी भी डीएनए को कहाँ से काटेगा, मिडिल से, इसलिए इसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अब एंडोन्यूक्लियस में भी बहुत सारे एंजाइम हैं, लेकिन उनकी बात हम नहीं करेंगे। हमें पढ़ना है आरडीएनए बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो। तो हमने एक पढ़ लिया है लाइजिंग, दूसरा क्लीविंग। क्लीविंग में एक्सोन्यूक्लियस क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हेक्सोन्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से काटेगा, कट फ्रॉम मिडिल, मिडिल से काटता है, अंदर से काटता है, इसको लिए बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। अब मिडिल से काटने वाले एंजाइम में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनको शॉर्ट में बोलते हैं आरई एंजाइम। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी आरई एंजाइम इसको बोलते हैं। ये कहाँ से काटता है, कट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन साइट। देखो इसका नाम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, जो कि एनसीईआरटी की हिंदी की भाषा है। उससे अच्छा है तुम इंग्लिश में याद कर लो। प्रतिबंधित साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट से काटने वाले एंडोन्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या शॉर्ट में आरई एंजाइम, जो कि इस बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। याद रखना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सर ये रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस तो समझ में आता है कि चलो अंदर से काट दे। अब रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या होता है, तो याद रखना रेस्ट्रिक्शन साइट एक विशेष, जैसे कि डीएनए, जब मैं डीएनए पढ़ाऊंगा, आरएनए बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है बायोमोलिक्यूल में, ठीक है, जहाँ कार्बो लिपिड और प्रोटीन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डीएनए आरएनए के बारे में, बायोमोलिक्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में हो या ना हो क्वेश्चन आएगा डीएनए से, क्योंकि डीएनए ही बायोटेक में है तो डीएनए में से आएगा। तो सबसे पहले बायोटेक पढ़ने से पहले डीएनए को समझना बहुत जरूरी है। डीएनए में क्या होती है, एक तो 2 चेन होती है 5 days to 3 days, एक होती है 3 days to 5 days। क्यों बोलते हैं ये मैं बाद में बता दूंगा। एंटी पैरेलल होती है, प्रति समानांतर, और एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक होती है। इधर जो प्यूरिन है तो इधर भी प्यूरिन आएगा, इधर पिरिमिडिन है तो इधर भी, मतलब इधर प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन पिरिमिडिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जो प्यूरिन और पिरिमिडिन जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, ज़्यादा चर्चा करूंगा। जो लोग बेसिक पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगी, जो लोग पढ़े लिखे पहले से बायोटेक पढ़ रखी, बायो वाले हैं या मेडिकल वाले हैं, एग्रीकल्चर में जो है उनको समझ में आएगा। लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले हैं जिन्होंने अंदर से नहीं पढ़ी हुई है, मैं एग्रीकल्चर वालों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत पढ़ा हुआ, मैं भी एग्रीकल्चर वाला हूँ, ठीक है। लेकिन जो बायो से हैं सब्जेक्ट से वो अच्छे समझ पाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर वाले भी अच्छे से समझ पाएंगे अगर इसको क्लास को ध्यान से देखोगे। डीएनए के स्ट्रक्चर का मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ कि उसमें 2 लड़ होती है, एक लड़ी 2 लड़ी, दोनों लड़ी एक दूसरे की पूरक होती है और प्रति समानांतर होती है। वो आपस में क्या होती है, अंदर जुड़ी होती है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं जैसे ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, यूरेसिल, ये आपस में जेनेटिक कोड लिए होते हैं। तो एक सीक्वेंस में होते हैं, जैसे GAATTCC ऐसा कुछ सीक्वेंस होता है। तो एक ऐसे विशेष सीक्वेंस होते हैं, ऐसे विशेष सीक्वेंस होते हैं जैसे कि GGAAA, ठीक है। और यहाँ भी अब देखो, यहाँ पे GGAAA यानी ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, एडेनिन 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 आ गया। तो अब सामने वाली पे भी क्या है, सामने वाली पे भी क्या आएगा, एडेनिन की जगह क्या आएगा, यहाँ पे ग्वानिन आना चाहिए, एक की जगह ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, और यहाँ A। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, देखो इधर से जाओ GGAAA, इधर से जाओगे GGAA, तो इधर भी चलने पर और इधर भी चलने पर जब दोनों सीक्वेंस सेम आ जाती है, इसको बोलते हैं पैलेंड्रोम। क्या बोलते हैं, पैलेंड्रोम, या इस साइट को क्या बोलते हैं, पैलेंड्रोमिक साइट। तो ऐसी विशेष सीक्वेंस जहां डीएनए में आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। वहां से ही आरई एंजाइम काम करना स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया। अब मैं आगे आरई एंजाइम के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो याद रखना ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, और रेस्ट्रिक्शन साइट से काटने पर अंदर होगी। रेस्ट्रिक्शन साइट कहां नहीं होगी, बाहर नहीं होगी, अंदर होगी। अंदर होगी इसका मतलब एंडोन्यूक्लियस हो गया। और रेस्ट्रिक्शन साइट यानी पैलेंड्रोमिक साइट पर से काटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। और अब देखो सर ये आरई एंजाइम कहां से प्राप्त होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरई एंजाइम कहां पर पाए जाते हैं, बेसिकली ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया से, ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। इनको बैक्टीरियल सेल से प्राप्त किया जाता है, और इनको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर। बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ मैंने लगा भी रखा है 5 स्टार। आरई एंजाइम को आणविक कैंची, आणविक मतलब अणु, अणु मतलब डीएनए को काटने वाली कैंची भी कहते हैं। ये एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया से। और जीवाणु में ये एंजाइम क्या काम करता है, ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि आरई एंजाइम अपन जो अपने अंदर तो नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर है, तो बैक्टीरिया में इसकी क्या उपयोगिता है, वहां से अपन प्राप्त कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया में देखो ये अपने डीएनए को तो काट देता है, लेकिन बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं काटता, और बैक्टीरिया से हम इसको प्राप्त कर रहे हैं। तो जब अपने डीएनए को काट सकता है और बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं काट रहा, तो इसमें क्या लॉजिक है? उसका भी काटना चाहिए, नहीं, लेकिन ये खुद के डीएनए को नहीं काटता। जो बैक्टीरिया के अंदर आरई एंजाइम होता है खुद के डीएनए को नहीं काटता, बल्कि ये तो उसके सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है, उसकी सेना है, उसके बैक्टीरिया की सुरक्षा। बैक्टीरिया को किससे खतरा है? बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज वायरस से खतरा है, जीवाणुभोजी वायरस से। कुछ वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस के डीएनए को काटने के काम आते हैं बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया के सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है, वहां से हमने इसको पहचाना, और इसको हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे किस तरह काम आएगा। तो ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो इसका याद रखना, जीवाणु में ये क्या करता है, उसके सुरक्षा तंत्र का भाग होता है, क्योंकि उसको वायरस के अटैक से बचाता है। और इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, आणविक कैंची कहा जाता है, और ये हमेशा बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ, फिर आगे की चीज़ थोड़ी सी और बताऊँगा। ठीक है।